बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 अगस्त यानी आज से तकरीबन 2 महीने बाद एक अहम वाक़या, बल्कि अहम तरीन वाक़या होने वाला है। उसकी क्या ख़बर है, क्या तफ़सील है, और 14 अगस्त से पहले इसी वाक़े से मुतल्लिक़ 2 अहम तब्दीलियाँ या डेवलपमेंट्स और होने वाली है, उन पर बात करनी है। और ये बहुत ही अहम माजरा है। और इसके अलावा अरशद शरीफ कत्ल जो है वो अब बिंदियाल पार्टी के गले पड़ गया है, और इसके बारे में कुछ दिलचस्प नुक्ते हैं। और फिर एक ख़बर ये है कि पेजा डकैत सरेंडर करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका सरेंडर मानने से इनकार कर दिया गया है। और चौथा ये कि अली शाही जो पकड़ा गया है, पंजाब हाई कोर्ट का असल डिफेक्टो चीफ जस्टिस जो था, अगरचे वो असल चीफ जस्टिस का दामाद है, लेकिन डिफेक्टो चीफ जस्टिस के फ़राइज़ वही अंजाम दे रहा था, वो पकड़ा गया है। और इस पकड़े जाने के मुज़मरात क्या होंगे। और फिर ये है कि JIT में इमरान खान ने जो बयान दिया है, ये उसके गले में पड़ने वाला एक और फंदा साबित होगा, और वो ये बयान देकर फंस गया है। तो नाज़रीन, 14 अगस्त की ख़बर पर आने से पहले मुख्तसर तौर पर बाकी 2-3 ख़बरों की हम बात कर लेते हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस किस तरह बिंदियाल टोले के गले पड़ गया है। बिंदियाल टोले ने इसका अज़ खुद नोटिस लिया था, जिसका मकसद सब जानते हैं कि क्या था। मकसद ये था कि इमरान खान ने जो बयानिया बनाया है एक झूठ का कि इस कत्ल में हुकूमत के लोग मुलव्वस हैं, बल्कि हुकूमत से बढ़कर ISI और फ़ौज के कुछ अनासर मुलव्वस हैं। तो अज़ खुद नोटिस लेने का मकसद यही था कि ज़ाहिर सबूत तो किसी के पास था ही नहीं इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का, लेकिन ये है कि हुकूमत को और फ़ौज को तंग किया जा सके, ब्लैकमेल किया जा सके, पेशियाँ हों, अजीब अजीब तरह के रिमार्क्स दिए जाएं और एक नया बहरान खड़ा कर दिया जाए। लेकिन इस केस में कार्रवाई खैर आगे क्या बढ़नी थी, जब जस्टिस साबिक रिटायर्ड जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अरशद शरीफ की वालदा के वकील बनने की पेशकश की और उन्होंने उनको वकील बना लिया, तो इस गुब्बारे से हवा निकलना तभी शुरू हो गई थी। लेकिन असल मामला जो है, असल जो इस गुब्बारे पर जो चोट पड़ी, वो पिछले हफ्ते अरशद शरीफ मरहूम की वालदा की तरफ से ये इस्तदा का आना था कि इस कत्ल केस की मालूमात चूँकि इमरान खान को भी हैं, इमरान रियाज को भी हैं, वो मुराद सईद को भी हैं, और 1-2 और आदमियों के पास भी हैं, तो इन सब को, फैसल वावडा साहब के पास भी है, इन सब को शामिल तफ्तीश किया जाए। ज़ाहिर है इस दरख्वास्त में कोई इल्ज़ाम नहीं था कि ये साजिश में मुलव्वस हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह ही बड़ी ख़तरनाक थी कि इन पाँचों के पास सबूत मौजूद हैं, मालूमात मौजूद हैं, तो इनको बुलाया जाए। और ये चीज़ थी जिससे अदालत डर गई कि इनको बुलाया गया तो मामला उलट पड़ जाएगा। और फिर उसके बाद कल रात TV पर, एक TV चैनल पर बैठकर फैसल वावडा साहब ने एक जो इंकशाफ किया, वो बज़ाहिर एक धमाके से कम नहीं था। और उस बयान की रोशनी में अगर इन पाँचों अफराद से तफ्तीश की जाती है, इनको बुलाया जाता है कटहरे में, तो जो बला है वो इन कातिलों, असल कातिलों के गले में पड़ जाएगी। फैसल वावडा साहब ने इंकशाफ किया कि अरशद शरीफ को कत्ल करने का वाहिद मकसद ये था कि जनरल आसिम को आर्मी चीफ बनने से रोका जाए। ये जो धरना हुआ, पहला धरना जो अभी आया, वो भी आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए सारा धरना था। इसमें जो गोलियां इमरान खान साहब के ऊपर चली, अरशद शरीफ की शहादत हुई, जो और कत्ल गारत की बंदूकें, गोलियां और सारी चली, वो सिर्फ और सिर्फ चीफ को बनने से रोकने की थी। ये तो अल्लाह ताला की मदद थी, डिवाइन हेल्प थी कि बंदों ने तो पूरी कोशिश कर ली और नामुमकिन था दुनियावी तौर पे, इंसानी तौर पे कि वो चीफ बन सकते थे। लेकिन वो हाफिज कुरान थे, नेक नियत ईमानदार आदमी थे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अपने हाथ में चीजें रखी और करके बताया कि बंदा कुछ भी चाहे वो नहीं कर सकता जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी। मकसद ये था कि जब ये कत्ल होगा और इमरान खान ये इल्ज़ाम लगाएगा कि इसमें फैसल नसीर मुलव्वस हैं, आसिम मुनीर साहब मुलव्वस हैं, मौजूदा हुकूमत मुलव्वस है, तो इतना शोर मचेगा, इतना गुल मचेगा, हर तरफ से इतनी आवाज़ें उठेंगी कि इस गंद में फिर जनरल आसिम नसीर साहब को आर्मी चीफ मुकर्रर करना शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये था असल टारगेट, और जो फैसल वावडा साहब ने बता दिया। अब क्या बिंदियाल साहब इतनी जुर्रत कर सकते हैं कि फैसल वावडा साहब को, चलो इमरान खान को ना सही, इमरान रियाज को ना सही, किसी और को ना सही,
फैसल बाबडा साहब ही की बुला लें, एक ही बंदे को बुला लें, मामला सारा क्लियर हो जाएगा। वैसे मामला क्लियर करना होता तो मुराद सईद को शुरू में बुलाकर तलब किया जाता और उससे पूछा जाता कि वो अरशद शरीफ का लैपटॉप कहाँ है, वो निकालो। उस लैपटॉप से कहानी की बहुत सारी गिरहें खुल जाती थी। अब क़राइन ये बता रहे हैं कि अरशद शरीफ को इमरान खान, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने कत्ल करवाया और मकसद ये था कि आसिम नसीर साहब को आर्मी चीफ बनने से रोका जा सके। लेकिन एक तो ये हुआ कि वो शोर जो मुतवक्को था, जिनका ख्याल था कि बंदियाल साहब को कि ये काफ़ी शोर मचेगा, वो शोर नहीं मचा, बल्कि उल्टा उंगलियां इनकी तरफ उठने लगीं। और ख़ास तौर पर जब ये बात लीक हुई कि मुराद सईद के पास लैपटॉप है अरशद शरीफ का और वो छुपा रहा है, वो दे नहीं रहा, और बल्कि उसके बाद से तो मुराद सईद ने ये बाकायदा मफरूरी तो उसने 9 मई के बाद शुरू की है, लेकिन अमलन वो उसी दिन से मफरूर हो गया था। किसी दिन बाहर आता था, कुछ जलसा करता था या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था या किसी से बातचीत करता था और फिर उसके बाद गराब करके फिर वो हाइबरनेशन में चला जाता था। अब उसके बाद ये 9 मई का वाक़या हो गया, अब तो बिल्कुल ही लापता है और उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान है, कहाँ है। और नाज़रीन, कुछ बईद नहीं कि जिस तरह इमरान रियाज के बारे में बातें हो रही हैं कि इमरान खान ने उसे भी ठिकाने लगा दिया है, तो ये भी हो सकता है कि मुराद सईद को भी इमरान खान ने आइंदा के वाक़यात के पेश नज़र मरवा दिया हो, क्योंकि इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि वो जब किसी को कत्ल करने पर आता है तो उसकी वफ़ाओं को नहीं देखता। आमर लियाकत को देख लीजिए, किंदील बलोच को देख लीजिए, मौलाना समीउल हक जो इसके बहुत बड़े मोहसिन थे, उसको किस तरह इस शख्स ने कत्ल किया, वो भी आप, बहुत सारे और भी मामलात हैं। तो अब जब कल पेशी अदालत में ये केस की समाअत हुई तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से दलाइल देने का आगाज़ ही किया तो बंदियाल साहब कमरे अदालत से भाग निकले और भागते भागते उन्होंने ऐलान किया कि केस की समाअत अब जुलाई के किसी हफ्ते में होगी, यानी कि तकरीबन 1 महीने के लिए मुलतवी कर दिया है। तो ये तो जनाब ये बला है जो उनके गले पड़ेगी। ये सुबह मोटो लिया था बंदियाल ने, अब ये सुबह मोटो वापस कैसे वो लेंगे ये समझ में नहीं आ रही। और मुझे लगता है कि ये चीज़ भी बिल आखिर बंदियाल के ख़िलाफ़ जो एक फ़र्द जुर्म कहीं ना कहीं तैयार हो चुकी है या तैयार हो रही है, जिसमें आइन शिकनी, आइन को रीराइट करना, मेरिट के ख़िलाफ़ तकर्रियाँ करना। मज़े की बात है कि ये शख्स परसों तरसों एक मुकदमे की समाअत के दौरान ये कहता हुआ पाया गया कि हम तो मौला करीम का काम कर रहे हैं, यानी अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो क्योंकि इनकी तो सारी कहानी यही है, तो कुरान भी कभी इसने खोल कर पढ़ा हो तो इसे पता हो कि कुरान में वाज़े अल्फाज में ये आयत कई बार आई हैं कि तराजू में डंडी मत मारो, पैमाना पूरा तोलो, कियाल और मीज़ान दोनों का ख्याल रखो। तो इन्होंने तो पैमाने की भी ऐसी की तैसी फेरी, तराजू की भी ऐसी की तैसी फेरी, मेरिट का भी हशर नशर कर दिया और जानबदारी की और इंतहा कर दी। बल्कि इस साजिश में जो 9 मई को बर्पा हुई थी उसमें तो ये भी मुलव्वस बाकायदा बताए गए हैं कि इनको ये ऑन बोर्ड थे और इन्होंने 1-2 दिन बाद जनरल आर्मी चीफ की बरतरफी का कोई पिटीशन वगैरह दायर होनी थी, तो उस पर भी इन्होंने कोई फैसला करना था। तो अरशद शरीफ केस जिस तरह इनके गले पड़ने वाला है वो एक इबरत की कहानी तो है ही, लेकिन इस बात का सबूत भी है कि जब किसी के बुरे दिन आते हैं या किसी जालिम का यौम हिसाब आता है तो फिर उसका हर कदम उल्टा पड़ जाता है। जैसा कि आपने इमरान खान को पिछले 1.5 साल से देखा कि इसने जो भी कदम उठाया, जो भी फैसला किया वो उसके ख़िलाफ़ किया। हालांकि हमारे कान ये सुन कर पक गए कि जब भी इसने कोई कदम उठाया तो टीवी पर बैठे हुए इसके वफादार एंकर पर्सन ये कहते थे कि देखो इमरान खान ने एक और मास्टर कार्ड खेल दिया, इस कार्ड का कैसे मुकाबला होगा, एक और वो सुपर कार्ड खेल दिया और पता नहीं। लेकिन फिर देखा आपने कि इन जितने भी इसने कार्ड खेले वो सारे इमरान खान के गले की जंजीर, पाँव की जंजीर साबित हुए। और यही वो चीज़ है जिसको कहा जाता है कि जब किसी का यौम हिसाब आता है तो फिर उसका साया भी उसका दुश्मन हो जाता है। और यही बात हम देख रहे हैं कि इमरान के साए भी उसके दुश्मन हो रहे हैं। अब बंदियाल को देख लीजिए, बंदियाल ने अपनी दानिश में पंजाब असम्बली पर परवेज़ इलाही को नाजायज़, गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पर मुसल्लत करने का जो कारनामा किया वो इमरान खान पर एक बहुत बड़ा एहसान था।
اور اتنی بڑی فیور تھی جو خلافی آئین دی گئی، لیکن اس فیور کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس فیور کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کا عمران خان کی پارٹی ساری کی ترقی بتر ہو گئی۔ تو بہرحال جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ہمارے دلائل ہی نہ سنے جائیں۔ یہ دلائل سننا تو دور کی بات ہے، ابھی انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ میں اپنے دلائل دینے لگا ہوں، بندیال صاحب چھوڑ کر بھاگ گئے وہاں سے کمرہ عدالت سے اور کیس کو بھی ملتوی کر گئے۔ تو یہ کیس بھی ان کے گلے پڑنے والا ہے۔ تو اسی کے ساتھ پرویز الہی بھی جڑا ہوا ہے۔ پرویز الہی کو کل آپ نے دیکھا کہ اس کا ریمانڈ عدالت نے ختم کر دیا، جو جسمانی ریمانڈ تھا اس کی جگہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا، اور اس موقع پر وہ پریس کے سامنے آیا اور پریس کے سامنے اس نے بتایا کہ کس طرح میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، 6 فٹ کی کوٹڑی ہے، میں پاؤں لمبے نہیں کر سکتا، میرے پاؤں سوج گئے ہیں اور 10 دن سے ہو گئے میں نے یہ قمیض شلوار یہی پہنی ہوئی ہے، کپڑے تک نہیں بدلنے دیے گئے، ہر طرح کی کہانی۔ مجھے تقریباً 10 دن بعد میں نے آپ لوگوں کی شکل دیکھی ہے اور 10 دن میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہا ہے، اور ایک بالکل چھوٹا سا سیل ہے، نہ وہاں بجلی ہے، نہ صحیح طور پہ کھانا جیل کا دے رہے ہیں، اور سخت میرے پاؤں ابھی بھی سوجے ہوئے، اور کارڈیالوجی جب میں گیا ہوں تو وہاں انہوں نے میکسیمم تھوڑے ٹائم میں مجھے نکالنے کی کوشش کی اور وہاں سے چھوڑایا ہے، اور بالکل نہ علاج کرنے دے رہے، نہ ملاقاتیں کرنے دے رہے، گھر والوں سے بھی ملاقات بند ہے۔ اور دوسرا جو ہے کورٹ میں بھی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے بی کلاس بھی نہیں، اور یہ ساری چیزیں جو کہ میرا رائٹ ہے یہ۔ اچھا پھر کیس کیا ہے؟ صرف اینٹی کرپشن کیس ہے، کون سا کوئی اور گھر والوں سے بھی ملاقات بند ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ جو آج کل پریس کانفرنس کا سلسلہ ہو رہا ہے، کوئی آپ اس طرح کی پریس کانفرنس بیٹی کی چھوڑنے کا ارادہ یار مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا کسی کو، پریس کانفرنس کر رہے ہاں میڈیا سے، پہلی دفعہ آپ کو میں مل رہا ہوں، وہ بھی میں اس عدالت میں آیا ہوں ایک ریمانڈ کی، میں اس وجہ سے میں یہاں بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کہتے رہے ہیں، یہاں بھی بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے چہرے کی کیفیت تھی وہ وہی کیفیت تھی جو ہر فرعون اور نمرود اور ہر شداد کی آخری وقت میں ہو جایا کرتی ہے۔ یہ وہ فرعون تھا جس نے نہ تو لوٹ مار کرتے ہوئے کبھی کسی کا لحاظ کیا، نہ مخالفوں کو جیل کے اندر ڈالتے ہوئے کسی کا لحاظ کیا، اب اس پر خود بیتی ہے تو اس کے چہرے کی کیفیت دیکھو کس طرح یہ رو رہا ہے۔ جن لوگوں کو اس نے گرفتار کیا تھا وہ نہیں روئے تھے، اس نے ڈپٹی اسپیکر مزاری اس کو اس نے گرفتار کیا، وہ جب رہا ہوا تو وہ نہیں رویا، اور جب یہ 10 دن کی جیل 10 دن کے ریمانڈ کے بعد اس کی جو حالت پتلی ہو رہی تھی وہ آپ نے دیکھی۔ تو ناظرین خبر یہ ہے کہ لوگوں نے اس کا فکرہ کوٹ کیا ہے، اس نے فکرہ کئی لوگوں نے کوٹ کیا کہ اس کا فکرہ یہ تھا، اسے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی کوئی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، مذاقاً یا طنزاً، ایک سجیدہ لہجے میں نہیں تھا، ازراہ تفنن، ازراہ مذاق، ازراہ طنز، ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ بھی کوئی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، تو پرویز الہی نے اس کا اس غیر سنجیدہ مزاحیہ طنزیہ سوال کا سنجیدگی سے جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ پریس کانفرنس میں کہاں سے کر لوں، 10 دن سے تو مجھے کسی سے ملنے ہی نہیں دیا گیا، کوئی میرے پاس ملنے کے لیے نہیں آیا، نہ میں کسی سے بات کر سکا، نہ کسی سے رابطہ کر سکا، مجھے تو کپڑے ہی نہیں بدلنے دیے گئے، میں نے پریس کانفرنس کیا کرنی ہے۔ تو ناظرین اس فکرے کی وہ کہانی جو ہے وہ میں نے ایک دو دن پہلے بھی اپنے بلاگ میں اس کا ذکر کیا تھا مختصر طور پر۔ وہ کہانی یہ ہے کہ اس نے میسج پہنچایا ہے اپنے وکیل کے ذریعے سے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں جو آپ کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں یہ الفاظ کہ میں پریس کانفرنس کروں گا، بلکہ یہ تھے الفاظ کہ آپ جو کہیں گے ہم اس طرح ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے۔ تو اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ میں سرنڈر کرتا ہوں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں پریس کانفرنس کر کے ترین کی پارٹی میں چلا جاتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں پریس کانفرنس کر کے سیاست چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اس کے سرنڈر کرنے کی جو پیشکش تھی وہ قبول نہیں کی گئی، جس کی وجہ بھی میں نے آپ کو پچھلے بلاگ میں بتا دی تھی کہ ایک تو کرپشن کا اتنا لمبا ریکارڈ ہے اس کا کہ شاید و باید یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس شخص نے پنجاب میں کس طرح ڈاکے مارے ہیں، اور اسی سے پھر ڈاکے سے وہ افضل سائی کی بات آ جاتی ہے۔ اس کمبخت نے پرویز الہی نے پنجاب کے سرکاری خزانے سے
कौम की अमानत से, अवाम के टैक्सों के पैसे से जमा की गई रकम से 15 अरब रुपए उस अली अफजल शाही को दिए जो अमलन पंजाब हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना हुआ था। वही बेंच बनाता था कि किस बेंच में कौन कौन सा जज होगा, और वही फैसला लिख कर देता था कि फ़लाँ केस का फ़ैसला क्या आपने देना है। तो वो जो पंजाब का चीफ जस्टिस बना हुआ था, 15 अरब रुपए उसको परवेज़ इलाही ने दिए, और वो 15 अरब कहाँ कहाँ गए होंगे ज़ाहिर है। जो करीब तरीन रिश्तेदार हैं उनमें ससुर साहब भी आते हैं, उनमें दूसरे लोग भी आते हैं, उनमें फिर वो जज भी आते हैं जिनको, छोटे जज को जिनका रांझा राजी करने के लिए कोई 1-1, 2-2 करोड़ रुपए दिए गए होंगे। इस तरह पंजाब की पूरी जुडिशरी, सिविल जज क्या, मजिस्ट्रेट क्या, दहशत गर्दी की अदालतों के जज क्या, इन सब को इन्होंने अपने कब्ज़ा कुदरत में ले लिया। और उसका फिर आप देख रहे हैं कि इधर मुकदमा जाता है, इधर ज़मानत हो जाती है। और लाहौर की दहशत गर्दी की अदालत में इमरान खान ने कहा मैं पेश नहीं हो सकता, बीमार हूँ, तो उसके पेश हुए बग़ैर ही तमाम मुकदमात में वो जज साहब ने इमरान खान की ज़मानत में जुलाई तक के लिए तोसी कर दी है। ये कमाल है, ये जिसको हम यही कह सकते हैं कि कमाल हो गया। पंजाब की तारीख़ तो क्या, पाकिस्तान की तारीख़ तो क्या, दुनिया की तारीख़ में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि इमरान खान पर किसी मुकदमे को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। जिस केस में वो दरख्वास्त करता है, दरख्वास्त क्या करता है, फरमाइश करता है, वहाँ से उसको ज़मानत मिल जाती है। और एक नहीं 19 मुकदमात में 15 मिनट के अंदर इसको ज़मानतें मिल रही हैं। तो बहरहाल अली अफजल शाही गिरफ़्तार हो गया है, और इसको गिरफ़्तारी से बचाने के लिए इन लोगों ने, इसके ससुर साहब ने और दूसरों ने सर तोड़ कोशिश की थी। वो क्या कहते हैं कि मैं कूचा रकीब में भी सर के बल गया, ये कूचा रकीब में भी गए, यानी मुस्लिम लीग नून वालों के पास भी गए, पीपल्स पार्टी वालों के पास भी गए, वर्दी वालों के पास भी गए, लेकिन वो गिरफ़्तार हो गया। और पुलिस ने कहा है कि हमने गिरफ़्तार नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो अब पुलिस की तहवील में नहीं है। ये दहशत गर्दी का ख़तरनाक मुजरिम जिसने फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमले की कमांड की थी, और इस बात के हक़ में न सिर्फ वीडियो कैमरों की रिकॉर्डिंग मौजूद है बल्कि इसका अपना एतराफ़ भी मौजूद है, जो उसमें एक टेलीफोन कॉल जो लीक हुई थी उसमें हदायत दे रहा था। तो इसको अब ज़ाहिर है वहाँ पहुँच गया है जहाँ फिर ये ज़मानतों वाले ट्रक जो हैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकते, और अली अफजल शाही की अब कोई मदद नहीं हो सकेगी। बल्कि इसके बाद जब ये उससे अंदर खाते इतराफ़ात लिए जाएंगे तो इन इतराफ़ात की ज़द में इनके ससुर साहब भी आएंगे। तो नाज़रीन, ये कहानियाँ हो गई। अब जो मैं ख़बर सुनाने वाला हूँ वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की तारीख़ें इससे पहले कई मरतबा सामने आई हैं, और मुस्लिम लीग के ज़राए के हवाले से भी आई हैं, जावेद लतीफ़ के हवाले से भी आई हैं, ख्वाजा आसफ़ के हवाले से भी आई हैं, और लंदन में जो मुस्लिम लीग नून के करीबी तरीन हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अखबार रवीस हैं उनके ज़रिए भी आई हैं। लेकिन वो सारी तारीख़ें दरअसल मुस्लिम लीग के कुछ लोगों की सिफारिशात थी जिन पर नवाज़ शरीफ ने हूँ हाँ करके जवाब दिया, और इन्होंने वो ख़बर चला दी कि नवाज़ शरीफ साहब ने हाँ कर दी है। लेकिन अब नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद एक तारीख़ दे दी है, ख़ुद एक तारीख़। हो सकता है ये ख़बर 1-2 दिन में मुस्लिम लीग के सरकारी ज़राए से भी आ जाए, और अगर ना आए तो तब भी इस खबर को आप सही समझिए। और वो ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने 14 अगस्त की तारीख़ मुकर्रर कर दी है। 14 अगस्त को वो पाकिस्तान होंगे, या 14 अगस्त को लंदन से चलेंगे तो 15 अगस्त को पाकिस्तान में होंगे। ज़्यादा इम्कान ये है कि वो 13 अगस्त के हिसाब से चलेंगे या 12 अगस्त को चलेंगे, रास्ते में शायद कहीं क़याम करें, और 14 तारीख़ को वो पाकिस्तान लैंड कर रहे हैं। और इस यानी ये एक बहुत तारीख़ी वाक़या है कि 2017 में इनको उम्र भर के लिए नाअहल किया गया था। उसके बाद इनको जाली मुकदमात में सज़ाएँ दी गई, जाल साजी करते हुए इनको नाअहल किया गया, और उस नाअहली का इज़ाला हो सकता है नवाज़ शरीफ साहब की हद तक 14 अगस्त से पहले हो जाए। ये भी एक ख़बर है, और वो ये है कि 14 अगस्त से पहले, नवाज़ शरीफ की वापसी से पहले, उनके साथ इस होने वाले इस जुल्म की तलाफ़ी या माफ़ात हो जाएगी। नवाज़ शरीफ साहब के लिए तो तलाफ़ी हो जाएगी, लेकिन इस जालसाज़ी, वो जो 5 ठगों ने नवाज़ शरीफ साहब को उम्र भर के लिए नाअहल करार दिया था, और फिर जिस तरह उनमें से एक ठग ने
एहतसाब अदालत के जज के ऊपर गले के ऊपर अंगूठा रख के नवाज शरीफ को कैद की सजाएं सुनवाई थी। तो उसके बाद इस मुल्क में जो ड्रामा हुआ उसके नतीजे में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा उसकी तलाफ़ी ये मफाद कौन करेगा, वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो बहरहाल काजी तकदीर जो है वो इन मुजरमों को सज़ा दे दिया करता है और वो सज़ा मिलेगी। और तीसरी खबर ये है, इसी से जुड़ी हुई, वो ये है कि नवाज शरीफ की आमद से पहले कुछ 2 या 3 वीडियोस जजों की ऐसी आने वाली हैं कि जो माजी की रिलीज़ होने वाली वीडियोस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा स्ट्रांग, एक्स्ट्रा पावर, बल्कि तबाहकुन हद तक, ज़लज़ला अंगेज़ हद तक मुअस्सर साबित होंगी। और उनके बाद, उन वीडियोस के बाद, इन जजों के जो धज्जियाँ उड़ेंगी, जो इनके पड़खचे उड़ेंगे, वो देखने वाली बात होगी। ये वीडियोस या तो अगस्त के दिनों में आएंगी, 14 अगस्त से पहले किसी भी दिन, या मुमकिन है कि इनमें से जो पहली वीडियो है वो जुलाई के आखिरी दिनों में रिलीज़ हो जाए। और इसके बाद जो कोहराम मचना है वो आप देखिएगा। और इस कोहराम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इमरान खान को मौका नहीं मिलेगा। इमरान खान इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो किसी भी चीज़ से लुत्फ़ उठा सके या किसी भी चीज़ की तपश महसूस कर सके, क्योंकि इससे पहले इमरान खान किसी और तपश का निशाना या शिकार बन चुका होगा। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।